यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज से बीजेपी विधायक धीरज ओझा ने डीएम ऑफिस के बाहर सड़क पर लेटकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक का दावा है कि एसपी आकाश तोमर ने उनकी पिटाई की। वहीं एसपी ने दलील दी है कि विधायक डीएम आवास पर धरने पर बैठे थे, उन्हें समझाकर धरना खत्म करने की अपील की गई तो वो धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में हालात इतने बिगड़ गए कि एसपी आकाश तोमर और रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अभय कुमार और धीरज ओझा आपस में उलझ पड़े और बात मरने मारने पर आ गई। गोली मारेंगे, आप फिर गोली पूरी विधानसभा आएगी, मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे। अगर मारना हो तो आओ, तो हमको रोक दिया था। अब एक एसपी आकाश तोमर तो वहां से अपनी बात कहते हुए निकल गए, लेकिन इसके बाद बीजेपी विधायक नौटंकी पर उतर आए और फटे कुर्ते के साथ सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते हुए कहने लगे कि एसपी ने उन्हें जमकर पीटा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक कप्तान ने मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। इस हंगामे से पहले मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक धीरज ओझा कार्यकर्ताओं के साथ डीएम चैम्बर में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन तब भी उस मुंशी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते सीओ। एसपी और डीएम के आने से पहले अंदर करीब 15 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ, पूरा रानीगंज पलटूंगा। प्रशासन के खिलाफ, मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ। मैं प्रशासन सरकार तो कहीं नहीं काम, मैं बात कर लिया हूँ अध्यक्ष जी से, मैं सबसे बात करके बैठा हूँ, मैं अपने संगठन में बात करके बैठा हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई मैं गलत किया हूँ, एटीएम साहब करो, मैं घर कब्जा किया हूँ, कार्रवाई करिए, मैं भूमि कब्जा किया हूँ, कार्रवाई करिए, मैंने कभी अपराध किया हो, कार्रवाई आप करिए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन विधायक जी नहीं माने। इसके बाद जब एसपी से उनकी नोकझोंक हुई तो बीजेपी विधायक फटे कपड़ों में बाहर आकर हंगामा करने लगे। मुझको बहुत मारा और फाड़ डाल दिया कप्तान ने, मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। प्रतापगढ़ एसपी ने कहा कि विधायक डीएम आवास पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर धरने पर बैठे थे, लेकिन उन्हें जब समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बदसलूकी की और फिर मारपीट के झूठे आरोप लगाने लगे। इसका सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कह रहा गोली मार देंगे। उधर बीजेपी विधायक का आरोप है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट सहित कई मुकदमे हैं, फिर भी डीएम एसपी ने पंचायत चुनाव को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। योगी जी की सरकार गुंडा को कार्रवाई कर रही गुंडों के ऊपर, लेकिन यहाँ का प्रशासन गुंडों के ऊपर प्रेशर दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ 38-38 मुकदमे दोनों लोग ऊपर लगे हैं और पूरा असलाह लेके चल रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन जो अवैध असलाह भी लेके चलते हैं, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि 2015 में उन्होंने जीप काट लिया था, चुनाव जो लड़ रहे थे, लेकिन तब भी प्रशासन लोगों ने गुंडा एक्ट तो लगाया है, लेकिन डीएम साहब ने उनको जिला बदल नहीं किया। ऐसे ही योगेश योगी को भी जिला बदल नहीं किया गया। इंदौर से 2 पुलिस वालों का एक ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। दावा है कि मास्क न पहनने पर 2 पुलिस वालों ने उसकी बीच सड़क जमकर पिटाई की, जबकि उसका मासूम बेटा और कुछ महिलाएं रहम की भीख मांगती नजर आई। लेकिन दोनों पुलिस वालों को कृष्णकांत कुंजर पर जरा सा भी रहम नहीं आया और वो उसे सड़क पर गिरा गिरा कर पीटते नजर आए। अपने पिता को इस तरह पिटता देख उनका बेटा भी पुलिस के चंगुल से पिता को छुड़ाने आया और रोते हुए अपने पिता को छोड़ने की पुलिस वालों से गुहार लगाने लगा। हालांकि बेटे की इस गुहार के बाद भी पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा
और वो उसके पिता को लेटा लेटा कर सड़क पर लात घूंसों से मारते दिखाई दिए, लेकिन तमाशबीन बनी भीड़ में से कोई भी छुड़ाने आगे नहीं आया। पुलिस वाले इसी तरह काफी देर तक सड़क पर अपनी बहादुरी का नाच दिखाते रहे। शायद अपने किए पर वो कभी शर्मिंदा भी ना हो, लेकिन ऑटो चालक कृष्णकांत कुंजीर का दावा है कि वो अस्पताल में अपने पिता से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस वालों ने मास्क नाक के नीचे होने की बात कहते हुए उन्हें रोका और जबरन थाने ले जाने लगे, तो पुलिस वाले उन्हें सड़क पर ही रौंद कर बेरहमी से पीटने लगे। पुलिस की पिटाई पर कई सवाल हैं। क्या किसी को उसके मासूम बेटे के सामने इस तरह पीटना चाहिए? क्या मास्क समझाकर नहीं लगवाया जा सकता था? पापा का बस मास्क नीचे था, मास्क मैंने भी देखा था, मेरे आंखों से मेरा मास्क नीचे था, तो पुलिस वाले ने क्या करा तो थोड़ा है ना उधर, तो पापा ने भी कुछ नहीं बोला, तो सर और पापा ने हाथ पैर भी जोड़े मेरे, तो जब भी नहीं सुने तो थाने ले जा रहे थे, तो पापा बोल रहे थे कि बाद में आऊंगा, तो है ना ऐसे ने ना पहले तो उनका गला हिस्सा, तो गला हिस्सा और उनके घुटने वो सब फट गए और हाथ पे भी लगी और ये यहाँ पे भी लगे। हालांकि इस बर्बरता के बाद दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसकी छवि खराब करने के लिए वायरल वीडियो का हिस्सा काट दिया गया और आधा सच दिखाया जा रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं, ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। इंदौर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लिहाजा बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ लोगों को अस्थायी जेल में रखा जा रहा है, लेकिन गाइडलाइन के पालन के नाम पर पुलिस वालों का ये बेरहम रवैया हैरान करने वाला है। बदसलूकी की थी तो ये तरीका होता? तालिबान है क्या? और मास्क नाक के नीचे आ गया, आप इस तरह से बार्बरिक ये कृत्य करोगे? हिम्मत है? जाइए पॉलिटिकल लीडर्स जो मास्क उतार करके मन से बड़े ग्राउंड के गिरबान पे हाथ रखिए। औकात नहीं, एक गरीब गुरबा बेसहारा आदमी आप उस पर अटैक कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं कि कोविड के बहाने ये लोग न जाने क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भाई। पुलिस वालों पे दोनों पे कार्रवाई भी हुई है और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई होगी आने वाले समय में आपको मालूम चलेगा। और मैंने शुरू से कहा कि हमारी सरकार में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृतसर में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया गया। अमृतसर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान में भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया। पाकिस्तानी तस्कर के पास से 2 AK-47 राइफल और 22 किलो हेरोइन भी जब्त की गई। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के लकुड्डी कालिंदीपाड़ा में एक घर में 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर में पति पत्नी के शव जहां पंखे से लटके मिले, वहीं बच्ची का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल में मस्जिदपुर के घोलसी इलाके के खेत में बॉम्ब मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस बॉम्ब रखने वाले का पता लगाने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी लोगों को सलाम किया। पीएम ने कोरोना महामारी के बीच उनके योगदान की सराहना की। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही ईएमआई की ब्याज दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार को शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 460 अंक उछलकर 49,661 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135 अंकों पर 14,819 पर बंद हुआ। एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री अनिल परब के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को दिए अपने लिखित बयान में वाजे ने कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था। वो चाहते थे कि वाजे की बहाली रद्द कर दी जाए। ये बात खुद अनिल देशमुख ने उन्हें बताई थी और कहा था कि वो शरद पवार को मना लेंगे। इसके बदले देशमुख ने वाजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे।
वाजे ने महाराष्ट्र के एक और मंत्री अनिल परब पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि परब ने उनसे 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को दिए लिखित बयान में वाजे ने माना है कि अनिल देशमुख ने उससे बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए कहा था। वाजे ने कहा कि देशमुख ने कहा था कि 1600 बार रेस्टोरेंट से वसूली करनी है, लेकिन उसने वसूली करने से इनकार कर दिया था। उधर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने परमवीर और सचिन वाजे के कनेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमवीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे की बहाली की गई थी। साथ ही परमवीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे को CIU का चीफ भी बनाया गया था। इसके अलावा परमवीर सिंह सारे हाई प्रोफाइल केस सचिन वाजे को ही देते थे और वाजे सीधे परमवीर को ही रिपोर्ट करते थे। लिहाजा 5 पन्नों की नगराले की रिपोर्ट में परमवीर सिंह पर सचिन वाजे को शह देने की बात कही गई। उधर एंटीलिया साजिश में जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवंडर मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज एनआईए ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे घंटों पूछताछ की गई। एनआईए ने परमवीर और वाजे का कनेक्शन खंगालने के लिए उनसे कई सवाल भी किए। जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने परमवीर से पूछा कि आखिर किसके कहने पर परमवीर ने वाजे की बहाली की और कैसे वाजे को CIU का चीफ बना दिया गया। इसके अलावा एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके प्रदीप शर्मा से भी आज पूछताछ की है। प्रदीप शर्मा को एनआईए ने पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि प्रदीप शर्मा वाजे के बॉस रह चुके हैं। शर्मा थाने की एंटी एक्सटॉर्शन सेल में रह चुके हैं। 90 के दशक में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम में शामिल किया गया था। इस टीम को अंडरवर्ल्ड के सफाई का जिम्मा सौंपा गया था। यहीं से शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की एक मीटिंग की जानकारी है। जांच के दौरान पता चला है कि मनसुख के मर्डर से कुछ दिन पहले वाजे ने अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति से मुलाकात की। प्रदीप शर्मा भी इसी इलाके में रहते हैं। शक है कि मीटिंग वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच हुई थी। और सीधा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में लिए चल रहे हैं कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी। इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है। इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है, अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंभीर पहलुओं पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। नमस्कार। प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय, সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कृष्टि सैकिया केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और समस्त असम वासियों की ओर से आपको प्रणाम। सर, नई पीढ़ी की एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सर, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। क्या नाम बताया बेटा? सर, क्रिस्टी सैकिया। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हो? धन्यवाद सर। चलिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। ये बताता है कि आप उस मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आप न केवल इस विषय को समझ रहे हैं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच
जनरेशन गैप कम हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पेरेंट्स से इस विषय पर बात करनी है। एक बात जो पेरेंट्स को डिसाइड करनी है, क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं। और आप भी बेटा अपने मम्मी पापा को जरूर ये सवाल पूछना। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कोरोना की और बात करेंगे उस जवान की भी जो अभी तक नक्सलियों की कैद में। लौट रहे हैं फौरन वापस।